मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। सीटेट जुलाई 2025 ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, जो आपकी सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो आपका ईवीएस है, ईवीएस में 30 नंबर के और 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो आपके 15 प्रश्न जो होता है आपके पेडागोजी से होता है। वहीं जो 15 प्रश्न होते हैं वे आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस होता है। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करने किए जाएंगे, कुछ प्रश्न आपके पेडागोजी के होंगे और कुछ प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इस पहले प्रश्न को यहाँ पे हम जानेंगे कि पहले प्रश्न में पूछा गया है कि केचुआ किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण का चयन कीजिए। पहला है यहाँ पे कि केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। दूसरा है कि केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। तीसरा है कि केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो अब आपको इसमें से बताने हैं कि कौन से कथन जो है सही हैं, कौन से कथन जो है वो गलत है। तो केचुए को किसान का मित्र माना जाता है क्योंकि ये मिट्टी को क्या करते हैं, पोल बनाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। केचुए के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जो है जाना जाता है। केचुए किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं और क्यों होते हैं जान लीजिए कि केचुए मिट्टी में छेद बनाकर उसे पोल कर देते हैं और पोल मिट्टी में वायु का संचार होता है, जिससे पौधों की जड़ें जो होती हैं, जड़ें सांस लेती हैं और केचुए मिट्टी में मौजूद सड़े गले अपशिष्टों को खाते हैं और मल के जरिए उन्हें जैविक खाद के रूप में जो है वो निकालते हैं। केचुए मृत जीवों से ह्यूमस बनाकर मिट्टी में जो है मिलाते हैं और ह्यूमस पौधों को क्या करता है, पोषक तत्व जो है वो प्रदान करता है। केचुए मिट्टी को उलट पुलट पोल बनाते हैं और ह्यूमस से बनाते हैं। केचुए को अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो अर्थ वार्म, ड्यू वार्म या रेन वार्म या एंगल वार्म या नाइट क्लेवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, केचुए जो है मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी जो है खाद बनती है। पहला बिल्कुल सही। और यहाँ पे केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं, जिससे हवा या कहे प्रकाश जो है आसानी से पौधों की जड़ों तक जो है पहुँचता है। तो बिल्कुल यहाँ पे तीसरा भी सही है। खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो है आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके 1, 3 और 4 जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, एक बात और कहूँगा कि कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा जो है कितने प्रश्न जो है वो सही हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे। बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन। तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें कई होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन CH4 हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जल वाष्प और ओजोन O3 शामिल होते हैं। ये सभी क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैसें होते हैं। तो जान लीजिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मेथेन, फिर आपका यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, आगे है यहाँ पे H2O। ये सभी क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। वही बात करें ओजोन भी क्या होती है, एक ग्रीन हाउस गैसें होती है। तो ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आप बताना है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें होती। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोकार्बन, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता क्या है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में फंसने वाली सौर ऊर्जा और हमारी धरती को गर्म केवल कंबल से ढकने के लिए इसे धीरे धीरे जो है विकिरण करती हैं और यह अपने तापमान को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है क्या करती है, प्राकृतिक प्रक्रिया करती है और पृथ्वी को जीवन के लिए
परिपूर्ण जो है वो बनाती है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका सही होगा कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे जानते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, और बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसें मेथेन होता है, जलवाष्प होता है, नाइट्रस ऑक्साइड CFC और ओजोन, ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुलनशील है। पहला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो वर्षा के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर बात करें तो वर्षा के पानी में घुलनशील कौन कौन सी गैसें होती हैं, गैस वर्षा के पानी में घुलनशील होती है। तो जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा अमोनिया या NH3 घुलनशील होते हैं, जो वर्षा को क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, इनका कार्य होता है वर्षा के पानी को क्या कर देना, अम्लीय बना देना। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, वर्षा के पानी को अम्लीय बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, यह गैस पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये गैस जो होती है, यह गैस पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, जो वर्षा को थोड़ा अम्लीय कर देते हैं। वही अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो यह गैस वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बिल्कुल अगर बात करें तो ये क्या करती है, H2SO4 का निर्माण जो है वो करती है। बिल्कुल यहाँ पे H2SO4 का निर्माण जो है करती है, जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख घटक जो है वो माना जाता है। सबसे प्रमुख है, या कहें तो वर्षा के अम्लीय होने के जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अमोनिया बात करें NH3, ये क्या करता है, गैस भी पानी में घुलती है और वर्षा में थोड़ी मात्रा में मौजूद हो सकती है। वहीं बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ये क्या करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड एक इसका इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार की क्या होती है, रंगहीन गैस होती है, जो कि बारिश के पानी में या वर्षा के पानी की बात करें तो वर्षा के पानी में जो है घुलकर और उसे हानिकारक यौगिक जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल इत्यादि का जो है निर्माण करती है, और यह गैस ताजमहल को नुकसान पहुंचाने और इसे पीले रंग में बदलने के लिए भी जो है जिम्मेदार माने जाते हैं। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक बगुला जो है अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण क्या होता है। पहला है कि वह भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। दूसरा है कि थोड़ी देर उड़ने के बाद वह आराम करता है। तीसरा है कि वह भैंसों की पीठ पर परजीवियों को खाता है। चौथा है कि वह घास में मौजूद कीड़ों को जो है वो खाता है। चलिए, अगर हम बात करें तो भैंस की पीठ पर बकुला जो है अक्सर बैठा देखा होगा, क्योंकि बकुला भैंस के शरीर पर मौजूद जो है परजीवी कीटों को जो है वो खाता है, जिससे दोनों के बीच एक प्रकार से क्या बनता है, सहजीवी संबंध जो है उनके बीच में बनता है। अगर हम बात करें तो सहजीवी संबंध होता क्या है कि बकुला भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीड़ों को खाता है, जिससे भैंस को परजीवी कीड़ों से जो है छुटकारा मिलता है और बकुले को जो है भोजन मिल जाता है। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब कि वह भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, जिससे दोनों को ही लाभ होता है, जिसे ही सहजीवी संबंध बोला जाता है। बिल्कुल बात करें तो बकुला अक्सर उन जगहों के पास भोजन की तलाश करते हैं जहां मवेशी चर रहे होते हैं, क्योंकि मवेशी चरते चरते वनस्पति से कीटों को हिलाकर बाहर निकाल देते हैं, और भैंसों के पीठ पर बकुले को अक्सर आप बैठा देखे होंगे वही परजीवी कीट को खाने के लिए, जिससे होता है दोनों की रक्षा होती है। बकुले को भोजन मिल जाता है और भैंस को परजीवी कीड़ों से क्या होती है, उसकी रक्षा हो जाती है। तो चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके सामने, कहा गया कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में से क्या शामिल है। पहला है कि जंगलों को जलाना। दूसरा है कि बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। जंगलों का जलाना, कृषि गतिविधियां, एरोसोल के डिब्बों का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियां क्या है। तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना,
वनों की कटाई करना, कृषि गतिविधियां और पशुपालन। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है, जैसे कोयला, तेल और गैस जो होती है, जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी के तापमान को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, जिससे ये भी एक प्रकार से कारण होता है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का। कृषि गतिविधियां, कृषि में उर्वरकों का उपयोग और पशुपालन से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन होता है। पशुपालन से गाय और भेड़ जैसे पशु बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक शक्तिशाली जो है ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन, जब अब जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव कर रहे हैं वह पिछले 10,000 वर्षों से मामूली और कभी कभी व्यापक उतार चढ़ाव के साथ प्रचलित हो सकती है। पृथ्वी ग्रह से शुरू से ही जलवायु में कई प्रकार के परिवर्तन जो है देखे गए हैं, और सभी कारण यहाँ पे जो भी कारण आप देख पा रहे होंगे, जंगलों का जलना, कृषि गतिविधियां या एरोसेल के डिब्बों का उपयोग करना, सभी जलवायु परिवर्तन का क्या है, जिम्मेदार या कारण होती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मेनी माता रोग उन मछलियों को खाने से होता है जिनमें डैश का स्तर अधिक होता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपरोक्त सभी। तो मेनी माता रोग उन मछलियों को खाने से होता है जिसमें पारे या मरकरी या पारे का स्तर जो है वो अधिक होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है कि मेनी माता रोग वो एक प्रकार के न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण जो है वो होता है। यह रोग जापान में मिनी माता खाड़ी में पारे से दूषित पानी में रहने वाले मछलियों को खाने से हुआ था, और पानी की विषाक्तता का मुख्य कारण अगर हम जान जाए तो यहाँ पे होता है मिथाइल मरकरी। पानी में विषाक्तता का कारण होता है मिथाइल मरकरी, MEMG जो होता है, ये पानी में विषाक्तता का कारण होता है, जो रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट जल में क्या होता है, उत्सर्जित होता रहता है। जैसे जैसे छोटी मछलियां पारे से दूषित प्लवक खाती हैं और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं, तो प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर पारे की सांद्रता जो है वो बढ़ती चली जाती है, जिससे दूना में पारे का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। मिनी माता रोग, जिसे कभी कभी चिस्सो मिनी माता रोग के रूप में भी जो है उसको जाना जाता है, यह एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण जो है वो होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों आगे कि बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो इटाई इटाई रोग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इससे दर्द होता है, इससे दर्द होता है। कैडमियम विषाक्तता के कारण इटाई इटाई जो रोग है वो कैडमियम के कारण जो होता है यहाँ पे होता है। कैडमियम एक प्राकृतिक रूप से जहरीली भारी जो है वो धातु होती है, एक प्रकार से जहरीली धातु ये होती है, ठीक है, जिसके कारण से इटाई इटाई नामक जो है वो रोग होता है। यह एक अत्यंत विषैला औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषक है, जिसे मानव कैंसर जनक के रूप में भी वर्गीकृत जो है वो किया जाता है। इसका उपयोग NICD रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण के लिए भी इसका किया जाता है। बैटरी के निर्माण के लिए बिल्कुल इसका उपयोग जो है बैटरी निर्माण के रूप में जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलेंगे हम यह आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है। पहला है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दूसरा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तीसरा है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। चौथा है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, आंध्र प्रदेश, और बात करें दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश जो कि तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहीं बात करें केरल तो केरल पश्चिम में, और कर्नाटक जो है उत्तर पश्चिम दिशा में जो है वो अवस्थित है। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिण राज्य है, और बिल्कुल जिसे पहले मद्रास के नाम से जो है जाना जाता था। तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम बात करें जनसंख्या 2000 जो जनगणना आपका हुआ था 2011 उसके अनुसार अगर हम यहाँ पे बात करें तो तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, वो अगर बात करें तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक कहाँ होती है।
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या विशेषकर भूजल में भारत में पश्चिम बंगाल में, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों में सबसे अधिक जो है वो देखी गई। अब यहाँ पे बात करें आर्सेनिक जो है वो होता क्या है, तो जान लीजिए कि आर्सेनिक जो है पृथ्वी के भूपट्टी का एक प्राकृतिक जो है एक प्रकार से प्राकृतिक घटक होता है। कैसा होता है कि एक प्रकार से प्राकृतिक जो है वो घटक है, और जो विशेष चट्टानों और पृथ्वी मिट्टी के संपर्क में आने वाली पानी में जो है वो पाया जा सकता है। भूतल स्रोतों जैसे कुओं में आर्सेनिक का स्तर जो है सतहों स्रोतों जैसे झीलों या जलाशयों की तुलना में जो है वो अधिक होता है। इसका जो है स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है जान लीजिए उसको, कि इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्सेनिक के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर, बिल्कुल भैया, अगर त्वचा का कैंसर, और इसके बाद बात करें यहाँ पे तो हृदय रोग, मधुमेह, ये सारी बीमारियां जो है वो आर्सेनिक के कारण जो है वो होती हैं। मधुमेह, ठीक है। वही बात करें तो कैंसर, दिल गर्भावस्था के दौरान आर्सेनिक के संपर्क में आने से शिशु मृत्यु हो सकती है, कैंसर हो सकता है, दिल का दौरा हो सकता है, गुर्दे की विफलता, फेफड़ों की जटिलताएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। साथ ही बच्चों के वृद्धि, स्मृति और संज्ञानात्मक विकास में भी जो है वो कमी आ सकती है। किसके द्वारा? आर्सेनिक के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल, इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। दूसरा है कि यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तीसरा है यह भारत का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर। यह तिब्बत का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर। तो बिल्कुल अगर बात करें तो एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और यह कहाँ पे स्थित है भैया? जान लीजिए कि यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8900 मीटर, बिल्कुल 8848 कहें या 8900 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। कहाँ से? समुद्र तल से बात की जा रही है। यह हमेशा जो है इसकी खासियत होती है माउंट एवरेस्ट की, हमेशा जो है वो बर्फ से जो है बर्फ से ढका हुआ होता है। हमेशा इसकी खास बात यही होती है। अगर बात करें तो इसका बिल्कुल नेपाल में इसका नाम क्या है? इसको सागर माथा के नाम से, नेपाल में इसको जो है सागर माथा के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है बिल्कुल सही जवाब है। और अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। कभी पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो अवतार सिंह चीमा जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। और बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों को जकड़ना, पानी का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना या स्टार्च को बनाना। तो जड़ें पौधे का भोजन का निर्माण नहीं करती, बल्कि अगर बात करें तो बल्कि पौधों को सहारा देती है, पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। एक पौधा हो गया ये आपका, तो जान लीजिए कि इस पौधे में यहाँ पे जड़ों के कार्य के बारे में जो है पूछा जा रहा है कि जड़ों का जो है वो कार्य विशेषकर क्या होता है, ठीक है। तो जड़ें करती क्या है? पौधों को जकड़े रहती हैं, पानी का अवशोषण या पानी और पोषक तत्वों को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। और कुछ मामलों में जो है भोजन का भी भंडारण जो है करती हैं। पौधे सहारा देती हैं, जड़ें मिट्टी से पौधों को स्थिर बनाए रखती हैं, पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। जड़ें मिट्टी से पानी और घुले हुए खनिजों को अवशोषित करके और उन्हें तने तक जो है वो पहुंचाने का कार्य करती हैं। भोजन का भंडारण, कुछ जड़ें जैसे शकरकंद हुआ भोजन का भंडारण भी करती हैं, ठीक है। मिट्टी में पानी से खनिजों का अवशोषण करना, पादपों के भागों को उचित स्थिरता प्रदान करना और पादपों के विकास के नियामकों को क्या करना? संशोधित करना। बिल्कुल यहाँ पे खनिज लवण का अवशोषण करना, स्टार्च बनाना, ठीक है, ये काम इसका नहीं होता, ठीक है।
और अगर बात करें यहाँ पे भोजन बनाने का काम जो है होता है पत्तियों का। पत्तियाँ जो होती हैं ये भोजन के निर्माण के लिए जो है जानी जाती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है भोजन का निर्माण करती हैं। चलिए भी हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रश्नों के जवाब जो है आप दे पा रहे हैं, आपकी तैयारी जो है किस स्तर की है। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स या उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है कि बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से जो है बनाया जाता है। चौथा है कि उठी हुई बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर इसे जो है पढ़ा जाता है। तो इसमें से आपको सही कथन जो है वो बताने हैं। तो बता दें आप सभी, बच्चे सहित कुछ व्यक्ति जो है वो नेत्रहीन हो सकते हैं, अर्थात उनको जो है देखने में समस्या हो सकती है। उनके पास चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही सीमित मात्रा में जो है दृष्टि होती है। तो ऐसे व्यक्ति चीज़ों को या तो छूकर या तो आवाज़ें सुनकर ज़्यादा ध्यान से पहचानने की जो है कोशिश करते हैं। वे अपने अन्य इंद्रियों को अधिक तेजी से जो है वो विकसित करते हैं। ये दोस्तों आप सुने होंगे जिसको दिखाई नहीं देता उसकी अन्य इंद्रियां जैसे उसको सुनाई बहुत ज़्यादा तेजी से जो है उसको चीज़ों को जो है बहुत तेजी से जो है सुन सकते हैं। तो एक काफ़ी केस में इस चीज़ को देखा गया है। वे अपने अन्य इंद्रियों को अधिक तेजी से विकसित करती हैं। अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपने क्षमताओं को और विकसित करने में क्या करते हैं, मदद जो है बड़ा करते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय संसाधन जो है वो ब्रेल लिपि है। सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, ब्रेल लिपि है। इसे 1821 ईस्वी में बात करें तो 1821 ईस्वी में लुई ब्रेल के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। और यह बिल्कुल बिंदु प्रत्येक 3 बिंदुओं के 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के प्रकोष्ठों में जो है वो व्यवस्थित होता है। यानी ये जो बिंदु है आपके 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। ठीक है, तो यानी पहला, ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, यह 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, गलत है, बिल्कुल ये 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियों को किसी एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, बिल्कुल सही। उठी हुई बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर जो है इसे पढ़ा जा सकता है। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो यहाँ पे कथन दिया गया है वो आपके 1, 3 और 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि याद कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। पहला है कि कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेती। मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। तो मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए कई विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से स्थिर जल में तेल का छिड़काव करना या तेल डालने से क्या होती है, जो तेल की परत जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को वहां पे कम कर देती है, जिससे उसके लार्वा जो है मच्छर की उनका डेथ हो जाता है या वो मर जाते हैं, जिससे मच्छर का प्रजनन नहीं हो पाता है। वही बात करें तो सार्वजनिक शिक्षा, इसके लिए सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए, ताकि सबको शिक्षित करना चाहिए कि मच्छर से किस प्रकार से जो है बचाव हो सके, क्या क्या जो है चीज़ें आपको करनी चाहिए। वही बात करें तो स्थिर पानी को हटा देना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग जो है करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए इससे बचने के लिए। मच्छर भगाने वाले तेल या स्प्रे का भी इस्तेमाल आपको जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मच्छरदानी का प्रयोग करने से आप जो है मच्छर से बच सकते हैं, लेकिन उसके प्रजनन को रोकने के लिए क्या करना है, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदल दें। तालाब पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में पानी मछली डालें जो कि मच्छर के लार्वा को जो है खा जाए, बिल्कुल सही। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें तेल का छिड़काव कर दें। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। यहाँ पूछा है कि प्रजनन को नहीं रोकता है। अगले प्रश्न पे यहाँ पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हमारे देश के लगभग हर भाग में खाना बनाने समय मिर्ची जो है डाली जाती है। हमारे देश में जो व्यापारी आए थे उनके द्वारा डैश से मिर्ची जो है वो लाई गई थी। दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या उज्बेकिस्तान। तो मनुष्य जाने अनजाने में बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक जो है वो ले जाते हैं। लोग बगीचों में उगाने के लिए पौधों के बीज लाते हैं और उन्हें सुंदर या उपयोगी जो है वो लगते हैं। बाद में इन पौधों के बीज अन्य स्थानों पर जो है फैल जाते हैं। कई साल बाद शायद लोगों को यह याद भी नहीं रहता है कि वह पौधा या बीज जो है कहाँ से आया हुआ था या किस प्रकार से यहाँ पे उगा हुआ। तो मिर्ची की अगर हम बात करें तो मिर्ची मूल रूप से दक्षिण अमेरिका
दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। लोग कम से कम 6000 वर्षों से इसकी खेती और व्यापार जो है वो करते आ रहे हैं। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा के अपने व्यापारिक उपनिवेश के माध्यम से मिर्ची को दक्षिण अमेरिका से जो है वो भारत लाया गया था। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। वहीं बात करें कि कुछ देश हैं और उनके उगने वाली वहाँ पे सब्जियों के नाम जान लीजिए कि जैसे दक्षिण अमेरिका में टमाटर, आलू और हरी मिर्ची, यूरोप में गोभी और मटर, अफ्रीका में काफ़ी, बीन्स और ओकरा, भारत में आम, संतरा, केला, मेथी और पालक, बैगन और मूली जो है इस चीज़ें जो है वो उगती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रेखा की मां प्रतिदिन तालाब से एकत्रित जल में फिटकरी मिलती है ताकि हल्के निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए। दूसरा है कि कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए। तीसरा है कि जल में कीटाणुओं को मारने के लिए और जल को रंगहीन करने के लिए। तो फिटकरी जिसे एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि पानी में मिलाया जाता है ताकि निलंबित अशुद्धियों के अवसादन में जो है सहायता मिल सके। फिटकरी एक प्रकार का स्वाभाविक अस्कंदन होता है। यह अस्कंदन प्रक्रिया के माध्यम से इसमें निलंबित मिट्टी के कणों को जो है क्या कर देता है, अस्थिर कर देता है। जिसे जो कण यहाँ पे मिले होते हैं उनको क्या कर देता है, उनको स्थिर कर देता है ताकि वो तली में इकट्ठा हो जाते हैं और पानी जो है पूरा एकदम शुद्ध हो जाता है। तो इस कारण से जो है हल्की निलंबित अशुद्धियों को अवसादन के लिए जो है उसमें फिटकरी जो है वो मिलाया जाता है।